आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। साथ ही इस पार्ट से बनने वाले इंपॉर्टेंट गद्यांश कौन से हैं वो भी आपको मैं लास्ट में बताते हुए चलूंगी। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। भाषा और आधुनिकता ये एक निबंध है, यानी गद्य की निबंध विधा में आता है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जिनका जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में होता है और इनका निधन 2005 ईस्वी में होता है। ठीक, ये एक प्रमुख विद्वान, साहित्यकार और भाषाविद के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? क्योंकि मैंने साहित्यिक परिचय का एक पैटर्न आपको कराया हुआ है, उसमें आपको सिर्फ जन्म स्थान, जन्म और निधन और रचनाएं बदलनी है, बाकी सभी साहित्यिक परिचय एक ही पैटर्न पर कराए हैं। इसलिए आपको इनको की पॉइंट्स को लिख लीजिए और उसी पैटर्न पर आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो बताइए क्या क्या याद हुआ? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जिनका जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में होता है, जिनका निधन 2005 ईस्वी में होता है और इनकी रचनाएं साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, शोध और बोध, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, वैचारिकी, भाषा और आधुनिकता, ये इनकी कुल रचनाएं हैं। चलिए तो फिर इनके बारे में बताइए। आप अपनी कॉपी में लिखिए कि इनका जन्म 1919 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका आंध्र प्रदेश में होता है और इनका निधन 2005 ईस्वी में होता है। इनकी पहचान, ये एक प्रख्यात विद्वान है, एक साहित्यकार के तौर पर जाने जाते हैं और इसके साथ ही ये एक भाषाविद भी रहे हैं, यानी भाषा के जानकार भी रहे हैं। ठीक, अब इनकी रचनाएं आप बताएंगे। तो चलिए एक एक करके अपनी कॉपी में लिखिए, बिना देखे लिखिए तब आपको याद रहेगा। तो बिना देखे लिख करके चिपका लीजिए दीवार पर, रोज देखते रहेंगे तो रहेगा याद कि साहित्य और समाज 4 रचनाएं याद कर लेते हैं, काफी है। मेरे विचार, शोध और बोध और वैचारिकी, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका साहित्य और इसके अलावा आप कहेंगे हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। 4 रचनाएं आप याद कर लेते हैं तो काफी है, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, चलो तो अब इस पाठ को पढ़ते हैं जो कि है भाषा और आधुनिकता। देखो भाषा क्या है, भाषा से ही तो हम बात कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात आपको बोलकर बता पाती हूँ, आप क्लास के बाद कमेंट लिखकर बताते हैं, तो ये लिखित भाषा जो आप लिख करके बताएंगे, मैं बोलकर बता रही हूँ मौखिक भाषा। इससे होता क्या है, मैं अपने मन की बात विचार आप तक पहुंचाती हूँ, आप अपने मन की बात विचार मुझ तक पहुंचाते हैं। अब ये जो भाषा है, ये शब्द तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आधुनिकता क्या है? आधुनिकता मतलब समय के हिसाब से आगे बढ़ते रहना ही आधुनिकता है। जैसे पहले आपके पास एक बटन वाला मोबाइल हुआ करता था, है ना, उस मोबाइल को आप पटक भी दो तो टूटता नहीं था, ऐसा मोबाइल था। और आजकल आप टच स्क्रीन मोबाइल चला रहे हैं, आजकल मोबाइल में भी तरह तरह के कैमरे वगैरह आप देखते हैं। तो यही तो है अपडेट होना, मोबाइल ने अपने आप को समय के साथ अपडेट किया है। आप देखते हैं iPhone 13, 14, 15, तो लोग उसको खरीदना चाहते हैं क्योंकि हर मोबाइल में कुछ नया है तो लोग उसको खरीदते हैं। ऐसे भाषा भी समय के हिसाब से जब अपने अंदर कुछ बदलाव करती है, कुछ नया करती है, तो उसको भाषा का आधुनिक होना कहते हैं। इस पाठ की शुरुआत देखिए इस लाइन से हो रही है कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता यानी सुंदरता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता, यानी उसमें कुछ नयापन हो रहे, इसकी आवश्यकता होती है। तो गर्लफ्रेंड सबको सुंदर लगती है, अब वही गर्लफ्रेंड जब बीवी बन जाती है तो सुंदर नहीं लगती। भला ऐसा क्यों? क्योंकि भैया गर्लफ्रेंड रोज नया नया लिपा पोती, नए नए कपड़े एकदम चमक धमक के आती है। अभी भी तो वही है ना, बिना मेकअप के भी देखनी पड़ जाती है। तो यानी गर्लफ्रेंड सुंदर इसलिए लग रही है क्योंकि उसमें रोज कुछ नया है, कुछ नए कपड़े पहन लिए, कुछ नया मेकअप लगा लिया, कभी कभी मिल रही है, दूर है, सुंदर लग रही है। ऐसे ही भाषा भी जब अपने अंदर ऐसा ही कुछ नयापन करती रहती है तो लोगों को सुंदर लगती है, और नयापन आएगा तो सुंदर लगेगी तो उसमें यानी कुछ नया है। तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, इसी को अन्योन्य आश्रित होना कहते हैं। तो यानी हर चीज में नया रूप और नवीनता रहेगी तभी वह चीज आकर्षक लगेगी, नहीं तो लोगों के लिए वो बोरिंग हो जाएगी और लोग उसको धीरे धीरे छोड़ते चलेंगे। जैसे मोबाइल कंपनियां हर साल नया मॉडल लेकर आती है क्योंकि लोग नवीनता चाहते हैं, इसी तरह भाषा का भी समय समय पर नया रूप होना चाहिए। महाकवि माघ कहते हैं, संस्कृत की लाइन है कि शणे शणे यत नवताम उपैति तत् आपके रूपम तदीयम रूपम रमणीयतायाः। क्षण क्षण, हर क्षण क्षण, हर पल पल जो आपके अपने आप में क्या करे, परिवर्तन या सुंदरता को प्राप्त करे, रमणीयता को प्राप्त करे, वही सुंदरता है। मतलब हर पल उसमें कुछ नया बदलाव आए, वही सुंदरता है। तो जो वस्तु हर क्षण नया रूप धारण करती है वास्तव में वही सुंदर है। जैसे कपड़े बदलेंगे, मैं आज काला पहन के आई हूँ, फिर परसों पीला, नीला, सफेद, नारंगी, हरा, ये सब पहनूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, वाह, है ना, सुंदर लगेगा, आकर्षक लगेगा। ऐसे ही भाषा का भी है, भाषा में भी कुछ ना कुछ नया प्रयोग होते रहना चाहिए। जैसे आजकल भाषा में एक शब्द चल रहा है कुचू पुचू, है ना, मेरे कुचू पुचू ने खाना खाया। तो भैया कुचू पुचू क्या है? अब आज से कुछ साल पहले या 6 महीने पहले भी ये शब्द सुनने को नहीं मिलता था। आजकल अचानक हर किसी के जबान में कुचू पुचू है, कुकी, क्यूटी, अब ये भाषा के नए शब्द हैं।
अब आप कुचू पुचू को ये थोड़ी कर दोगे ये तो इंग्लिश का है, ये तो फ्रेंच भाषा का है, नहीं, हम हिंदी में ही कुचू पुचू बोल रहे हैं। तो यही है भाषा का समय के हिसाब से बदलते रहना। अच्छा, कई बार जरूरी भी हो जाती है भाषा। अब देखो, पहले इतिहास में क्या है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी, एक ही शब्द था सीढ़ियां, लेकिन आजकल आप बिजली से चलने वाली लिफ्ट देखते हो, एस्केलेटर देखते हो, तो ये नए तरीके का है। अब इसका आविष्कार जहां होता है उसी भाषा में इसके नाम रखे जाते हैं। तो इसका आविष्कार विदेशों में हुआ है तो इंग्लिश में इसके नाम रखे गए। इस तरीके से जब विज्ञान में नए नए आविष्कार होते हैं तो भाषा में उसके लिए नए नए शब्द बनते हैं, और जहां आविष्कार होता है उसी भाषा के शब्द होते हैं। इसलिए हम जैसे देखेंगे कि बच्चों ऑनलाइन आ जाओ, है ना, कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ, ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं और ये आजकल भाषा में आ गए हैं, क्योंकि समय के हिसाब से भाषा बदलती है। तो आजकल की भाषा में ये शब्द सुनाई देते हैं, आज से पहले ये नहीं थे। तो कहा पुरानी भाषा क्यों पर्याप्त नहीं है। अब ऐसे नए आविष्कार हुए तो पुरानी भाषा में तो इसके लिए शब्द ही नहीं थे, तो इसीलिए भाषा में नए शब्दों का जुड़ना जरूरी है। तो पुरानी रीति और जो आपकी शैली है वह आपकी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। जो पुराने प्रकार की भाषा होगी वो नए प्रकार के लोग, जो नई टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जैसे आजकल अल्फा जनरेशन आ गई है, बीटा जनरेशन आ गई है, अब इनकी भाषा थोड़ी अलग प्रकार की है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो वो 2 बार सोचेगा कि इसने क्या बोला। इसीलिए समय के हिसाब से, क्योंकि भाषा सरल होती गई है। रामायण के समय में, महाभारत के समय भाषा बड़ी कठिन थी। आप सीरियल देखते होंगे रामायण की तो वहां की भाषा आपको थोड़ी कठिन लगती होगी। अब रामायण के पात्र हमारी जैसी भाषा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ठीक नहीं करा। जैसे आपने आदि पुरुष फिल्म देखी, उसमें हनुमान जी बोल रहे हैं जली ना तेरी। अब तो जली ना तेरी ये हमारी आजकल की भाषा का शब्द है, वो बोल रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि समय के हिसाब से भाषा बदलती है। उस समय पर ऐसी भाषा का स्तर नहीं था, आज है, जबकि वो भी हिंदी है, ये भी हिंदी है। तो यही है भाषा का समय के हिसाब से आगे बढ़ते रहना, आधुनिक होते रहना। जैसे अगर कहें अवश्य आप वह कृत्य ना करें बालक, अब ये बात बोली जा रही है, तो जो बालक है वो पहले तो देखेगा कि क्या बोला जा रहा है, ये तो समझ में नहीं आएगा। आजकल हम इसको बोलना पड़ेगा ऐसे मत कर, है ना, इसके माध्यम से हर व्यक्ति तुरंत समझ जाता है। तो यही है भाषा का समय के हिसाब से बने रहना और भाषा का आधुनिक रहना। भाषा का सबसे बड़ा कार्य क्या है, तो भाषा समय के हिसाब से समाज की सोच, भावना, संस्कृति और विचारों को व्यक्त करती है। तो इसीलिए जैसे जो आजकल का समाज है उसकी सोच ये भाषा बताएगी, इसकी इनकी भावनाएं, भाई आजकल कुचू पुचू वाली भावनाएं हैं तो भाषा में ही व्यक्त हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे विचार सब भाषा के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। जैसे आज एआई आ गया है ना, ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया है, तो भाषा में ये नए शब्द हैं। डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, ऐसे शब्द पहले नहीं थे, आज है, क्योंकि आज ही इनका आविष्कार हुआ है, तो हमारी भाषा में ये शब्द जुड़ गए। नए शब्द क्यों आते हैं, कई बार इसलिए भी आते हैं कि जब एक संस्कृति ना, जब संस्कृतियों के संपर्क से भाषा में नए शब्द, आप बंगाल में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लो, उसकी भाषा के कुछ बंगाली शब्द आपकी भाषा में अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग भाषाएं आपस में टकराती हैं तो कुछ एक्सचेंज हो जाता है, अलग अलग देशों, संस्कृतियों का संपर्क बढ़ता है। भाई आजकल इंटरनेट का जमाना है, हम अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं, हम डिजिटली जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, तो उनकी भाषा के शब्द हमारे यहाँ आना, हमारी भाषा के शब्द उनके यहाँ जाना, कॉमन बातें हैं। जैसे आज हम मोबाइल, ट्रेन, बस, टीवी, कंप्यूटर बोल रहे हैं, ये सब विदेशी शब्द हैं, लेकिन अब हमारी भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। यही है दूसरी संस्कृति से जुड़कर हमारी भाषा में बदलाव आना। भाषा कोई म्यूजियम की वस्तु तो है नहीं। जो म्यूजियम होता है संग्रहालय, जैसे किसी पुराने राजा की कोई तलवार रखी है तो उसको धूल साफ करके आप उसको संग्रहालय में, म्यूजियम में रखोगे, लेकिन भाषा तो ऐसा संभाली जाए ऐसी वस्तु नहीं है, है ना, ये जीवित है और समय के साथ बदलती है। जैसे 100 साल पहले मोबाइल शब्द नहीं था, लेकिन आज ये मोबाइल का हिस्सा है। तो भाषा एक जीवित चीज है जो समय के हिसाब से बदलेगी। कोई तलवार या अलमारी नहीं है जिसको आपने एक जगह सजा के रख दिया वो वैसी ही रहेगी। क्या बदलना सही है, तो कहा हाँ, अगर बिना भाषा की मूल आत्मा को विकृत किए, यानी भाषा का जो ढांचा है उसको बिगाड़े बिना अगर हम अन्य भाषाओं को स्वीकार कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम मोबाइल अपना सकते हैं, लेकिन हम पूरा ही हिंदी छोड़कर इंग्लिश बोलने लगे तो दिक्कत है। तो भाषा के अपने मूल ढांचे में बिना बदलाव किए अगर हम नए शब्दों को स्वीकारते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अंग है, संस्कृति बदलती है, भाषा बदलती है। तो पहले के समय पर परंपरा थी कि आप विद्यालय जाकर, ट्यूशन जाकर के, गुरु के पास जाकर पढ़ते थे। आजकल आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हो और गुरु आपके घर पर मोबाइल के माध्यम से पहुंच गए हैं। तो ये बदलती हुई संस्कृति, जब ये संस्कृति बदल रही है, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा चल रही है, तो भाषा में नए शब्द भी आए हैं कि बेटा इतने बजे ऑनलाइन क्लास होती है, बैच में जुड़ जाना, ठीक है, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। तो ये भाषा के नए शब्द हैं, क्योंकि संस्कृति पढ़ने पढ़ाने की भी बदल रही है। विज्ञान के विकास के बाद इंटरनेट, रोबोट, ये सारे शब्द भाषा में आ गए हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें प्रयास करके भाषा में ऐड करने होते हैं। लेखक कहते हैं कि भाषा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक हम प्रयास करके भाषा में डाल रहे हैं, है ना, ये होते हैं यत्न साध्य। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप भाषा में आ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर के लिए संगणक हिंदी शब्द, ये खूब मेहनत करके सोच करके बनाया होगा, और जबकि कुछ शब्द भाषा में अपने आप आ गए, मोबाइल, फोटो, टीवी, ये अपने आप, इसको सहज सिद्ध शब्द कहते हैं। तो लेखक यही कहते हैं कि भाई भाषा में परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन वो परिवर्तन सोच समझकर होना चाहिए। नए शब्द अपनाने हैं, नई शैली अपनानी है, लेकिन हमारी मूल भाषा सुरक्षित रहे। तो यानी कि क्या क्या की पॉइंट्स निकले कि भाषा जीवित है, समय के हिसाब से बदलती है और नई परिस्थितियों में नए शब्द आवश्यक है। भाषा समाज और संस्कृति का दर्पण, जैसे समाज और संस्कृति होती है, भाषा में भी वैसे ही परिवर्तन आते हैं। विदेशी शब्द अपनाना गलत नहीं है, और भाषा की मूल आत्मा बस सुरक्षित रहनी चाहिए। और भाषा कोई म्यूजियम की वस्तु नहीं है, भाषा में तो परिवर्तन आवश्यक है, पर भाषा की मूल पहचान को गायब नहीं करना चाहिए। अब इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या गद्यांश है जो एग्जाम में आए हुए हैं, पीवाईक्यूज कौन कौन से हैं, देखो। एक तो ये कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्य आश्रित, यानी एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर। रमणीयता होती है सुंदरता, और नित्य नूतनता मतलब नयापन। सुंदर होगा तो नया होगा, नया होगा तो सुंदर होगा, ये तो दोनों अन्योन्य आश्रित है, यानी एक दूसरे पर आश्रित है। रमणीयता के अभाव में, सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती, लोग उसको स्वीकारते ही नहीं है।
और नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करते हैं। कोई क्रिएटर है, जैसे कंटेंट बनाता है, आप इंस्टाग्राम पर अलग अलग कंटेंट क्रिएटर देखते हैं, कुछ अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं और कुछ की सिर्फ कॉपी करते हैं, दूसरों ने क्या बनाया उसी को कॉपी कर देते हैं। उसमें ओरिजिनल कौन है? जिसने कुछ नया बनाया। तो यही बात बोली कि नयापन किसी सर्जक, किसी रचनाकार, किसी क्रिएटर की जो मौलिक उपलब्धि है, जो ओरिजिनलिटी है, उसकी प्रामाणिकता को दिखाता है। और उसकी अनुपस्थिति, अगर नयापन नहीं रहेगा, आपके कुछ नयापन नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो वो चीज जनता व समाज के बीच स्वीकार्य नहीं होगी, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। भाई ये तो कॉपी करता है, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? और सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ता। भाई अगर किसी की परंपरा है कि लड़कियों को तो नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को तो घूंघट में घर में रहना चाहिए, ऐसा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। वैसे ही अगर भाषा भी पुरानी रीति, पुराने तरीके के ढर्रे पर चल रही है, परंपरागत लीक पर चलेगी, तो वो जन चेतना, लोगों की भावनाओं को गति देने में असमर्थ हो जाएगी। इसलिए भाषा में परिवर्तन जरूरी है। दूसरा इसका गद्यांश, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। तो भाषा शब्दों से मिलकर तो बनी है, मैंने पूरी लाइन बोली, इसमें 4-5 शब्द, 6 शब्द, 10 शब्द है। तो भाषा शब्दों से बनी हुई है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में कोई भी भाषा का अस्तित्व दुरूह है। शब्द नहीं होंगे तो भाषा भी बड़ी कठिन हो जाएगी। और यदि भाषा में विकास होता है, विकासशीलता यानी वो आधुनिक होती है, तो वो शब्दों के स्तर पर, यानी हमारी रोजमर्रा की भाषा में नए नए शब्द जुड़ते हैं। तो यही आपके दूसरा इसका इंपॉर्टेंट गद्यांश ले सकते हैं। नए शब्द और नए भाषा में आधुनिकता का सार यही है कि नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। भाषा में हमारे नए नए शब्द आते हैं, कुचू कुचू, टुचू पुचू, पुकी, और बहुत सारे शब्द हैं। मैं एग्जांपल ये दे रही हूँ क्योंकि आप लोग थोड़े से जेनजी है ना, तो इन शब्दों को समझेंगे। नए मुहावरे, चिल कर ब्रो, अभी चिल कर ब्रो आजकल के मुहावरा है एक तरीके से, है ना, बिल्कुल भैया टेंशन ना ले, हंडपा, ऐसे शब्द बोलते हैं। नई रीति, ये व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा को आधुनिक कहलाना है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट एक ये कि भाई भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है और संस्कृति परंपरा से निस्तृत होने पर भी परिवर्तनशील है, गतिशील है। और ये कैसे बदलती है? भाई विज्ञान की प्रगति, जैसे जैसे विज्ञान के नए आविष्कार होंगे, नई सांस्कृतिक हलचल होगी, तो फिर भाषा के परंपरागत प्रयोग, परंपरा से चले आ रहे प्रयोग काफी नहीं होंगे, नए शब्दों की खोज करनी पड़ेगी। और यही आपके भाषा का आधुनिकीकरण है। कमेंट में बताइएंगे कि फिर यहाँ पर इनकी रचना कौन सी है, यानी अशोक के, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना अशोक के फूल है या भाषा और आधुनिकता। अगर आप यूपी बोर्ड में है, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो टॉपर्स 2.0 बैच जो 17 अगस्त से शुरू हुआ है, यानी इसकी क्लासेस 17 अगस्त से शुरू हुई है, तो आप इससे जुड़ करके दिसंबर तक अपना पूरा यूपी बोर्ड का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा टॉपर्स 2027 बैच है। इसको पीसीएम या पीसीबी, इसके साथ हिंदी इंग्लिश भी मिलेगा। तो ये 999 का बैच है, ये कूपन कोड लगा देना, आपको 25 अगस्त तक ये बैच 799 में मिल जाएगा। रोजगार वितंकित एप्लीकेशन पर आपको ये बैच मिलेगा, प्ले स्टोर से आप रोजगार वितंकित ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका टाइम टेबल है। तो जल्दी से इस बैच में जुड़ करके अपने